वेलकम बैक। तो दोस्तों, ये बात तो हमारे सामने साफ जाहिर है कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं, और अब तो हमने पानी के लिए लड़ना भी शुरू कर दिया है। तो जाहिर है ये हमारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज होगी जिसका हम बहुत ध्यान से, बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से ख्याल रखते होंगे, देखभाल करते होंगे, है ना? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम कितने समझदार हैं। भारत उन चंद भाग्यशाली देशों में से एक है जहां दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, और इसकी वजह है भारत की भूमि पर बिछा नदियों का जाल। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हिंदुस्तान के लिए कुदरत की अनमोल सौगात हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने देश की प्रमुख नदियों को करीब से देखा तो एक खौफनाक दृश्य नजर आया। सुजलाम सुफलाम कहे जाने वाले देश की ये नदियां आज गंदगी का कूड़ेदान बन गई हैं। कई दशकों से कारखानों से निकलने वाले केमिकल, तेल और अन्य जहरीले पदार्थ भारी मात्रा में नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिस वजह से इन नदियों का पानी अमृत की बजाय जहर में तब्दील हो गया है। भारत के सीवर सिस्टम का तो लक्ष्य ही नदियां हैं। सीवर लाइन नाले में और नाले नदियों में जा गिरते हैं। एक तरफ लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, अस्थियां बहाते हैं, कर्मकांड के लिए हजारों चीजें फेंकते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों तरह की दवाइयां, इंजेक्शन, एक्सपायर्ड मेडिकल सामान सभी को एक ही कूड़ेदान की भेंट चढ़ाया जाता है, और उस कूड़ेदान का नाम है नदी। दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान में हम अपनी नदियों को बहुत पवित्र, बहुत पावन मानते हैं। लगभग सभी नदियों के साथ हमारा एक धार्मिक संबंध है, हमारी संस्कृति के साथ उनका एक जुड़ाव है। बावजूद इसके हम अपनी नदियों का ये हाल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इतने कैसे लापरवाह हो गए हम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री मनोज मिश्रा जी, जो यमुना जीए अभियान के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। मनोज जी, मुझे बताइए कि इस स्थिति में कैसे पहुंचे हम? देखिए, ऐसा है कि हमने नदियों को एक मैला ढोने वाली नाली के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी। चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, और हम ये नहीं समझ रहे कि हम कर क्या रहे हैं। जी जी। क्योंकि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी को हम काट रहे हैं। यही नदी जिस समय वो पानी ले जा रही होती है तो वो भूजल को रिचार्ज करती है, उसी भूजल को निकाल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे हम उसको खेती में इस्तेमाल करें, चाहे हम उसको पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करें, नहाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करें। मनोज जी, मुझे बताइए कि इस वक्त यमुना की क्या स्थिति है? 1400 किलोमीटर की यमुना 800 किलोमीटर में मर चुकी है। 600 किलोमीटर तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि दिस स्ट्रेच इज पॉल्यूटेड टू एन एक्सटेंट कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वो कौन सा स्ट्रेच है? मतलब ये है पानीपत से लेके इटावा तक का, जिसमें आपका दिल्ली आ रहा है, जिसमें आपका आगरा आ रहा है, जिसमें आपका मथुरा, पूरा का पूरा ब्रज जो कि कृष्णा से जुड़ा हुआ है। जी जी। जिसमें कि करोड़ों लोग आते हैं। तो आप समझ लीजिए, वृंदावन में जब आप इतनी श्रद्धा से पहुंचते हैं, वहां आप नमन करते हैं, पानी को लेके आचमन करते हैं, आप जो आचमन कर रहे हैं वो दिल्ली का मलमूत्र है। दिल्ली का गटर है। दिल्ली का 100% गटर है। उसमें यमुना का अपना एक बूंद पानी नहीं है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आपको ये बात, मतलब दिल्ली का जो मल मूत्र है वो यमुना में डाला जाता है, लेकिन ये तो दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी करती होगी। ऐसा है कि दिल्ली और दिल्ली से ऊपर यमुना है ही नहीं। दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले एक बैराज बना के 2 कैनाल्स के माध्यम से 100% पानी को हटा लिया जाता है। तो जो भी पानी बह रहा है वो तो शहरों का गटर का पानी ही तो है, क्योंकि उसके ऊपर यमुना बची नहीं है। तो दिल्ली का जो मल है वो फिर यमुना में डाला जाता है, और वो वृंदावन पहुंच रहा है, वो आगरा पहुंच रहा है, वो इटावा पहुंच रहा है।
जब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो नदी मर गई है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसके मायने क्या होते हैं? मर गई मतलब? वो पानी किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। उसके पैरामीटर्स हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ओके। कि इस नदी के पानी में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है जी और वो क्यों चाहिए हमें। जी। क्योंकि नदी का जो अपना जीवन है, मछलियां हैं और बाकी जो भी जीवन है, जी। वो सब उस पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। जी जी। और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नदी का जीवन होगा। जी 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 जी। और दिल्ली की जो स्थिति है, मेरे पास आंकड़े हैं, DO निजामुद्दीन पुल के ऊपर 0 ऑक्सीजन है ही नहीं, जीरो है। ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरा पैरामीटर है जिसको कहते हैं कॉलीफॉर्म लेवल। हार्मफुल बैक्टीरिया का लेवल कितना है इस पानी में। अच्छा। पीने लायक पानी का कॉलीफॉर्म लेवल 50 माना जाता है 100 ml में। नहाने योग्य पानी का 500 माना जाता है। और उसके ऊपर अगर है तो वो नहाने योग्य नहीं है। अच्छा। दिल्ली की जो स्थिति है उसका नंबर इतना बड़ा है कि इतने शून्य हैं कि आप शून्य नहीं गिन सकते। लाखों करोड़ों में है वो। 500 नहीं, लाखों करोड़ों में। अरे हद हो गई। अब ऐसे पानी को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे? और ये इस देश की राजधानी की स्थिति है, आप समझ सकते हैं। गंगा की क्या स्थिति है वो मुझे बताइए। बिल्कुल वही हालत है। जो दिल्ली में यमुना है वो कानपुर में गंगा है। चाहे आप दक्षिण को ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम को ले लीजिए, पूर्व को ले लीजिए, बहुत सारी नदियां हैं जिनकी स्थिति ऐसी है। मनु जी, मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ा जाता है हमारी नदियों में। जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, उसका केमिकल जो है, जो जहरीला होता है अक्सर, वो हम अपने नदियों में डाल देते हैं। कैसे, हमने शुरू कैसे किया ये करना? वाटर एक्ट के अनुसार कोई भी इस प्रकार का पानी आप नदी नालों में नहीं छोड़ सकते जब तक ये हमारा आपने कानून है। यस, इवन सीवेज भी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारा कानून है। जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब गैर कानूनी हो रहा है। तो कानून है लेकिन कानून का हम पालन नहीं कर रहे हैं। आज अगर अनट्रीटेड सीवेज दिल्ली में यमुना में गिर रहा है तो वो किसी स्टेट एजेंसी का इलीगल एक्ट है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हिंदुस्तान के बाहर मैंने देखा है कि वहाँ की नदियाँ बड़ी साफ होती हैं। चलिए मैं आपको विदेशों की कुछ नदियों के बारे में दिखाता हूँ। 75 लाख की आबादी वाले लंदन जैसे महानगर में बहने वाली महान थेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक मानी जाती है। यूरोप के 4 देशों की राजधानी से बहती डैन्यूब नदी में सैर करते हुए या तैरते हुए आपको ये डर नहीं सताता कि इस पानी में कहीं शहर का मलमूत्र तो नहीं बह रहा। चार्ल्स नदी यूएस के 22 शहरों से गुजरती है, फिर भी इतनी साफ है कि आप बेफिक्र होकर इसमें तैर भी सकते हैं और आसानी से मछली भी पकड़ सकते हैं। सफाई अभियान की बदौलत आज सिंगापुर नदी अपनी स्वच्छता और निर्मलता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। सख्त कानून लादने से ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदी आज पुनर्जीवित हुई है। दुनिया भर में लोग नदियों की अहमियत को समझते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं, सिवाय भारत के, जहां नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है। मुझे बताइए मनोज जी, इसका सल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? आप जब तक पानी को इस प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि कल ये खत्म होने वाला है। इस वक्त हमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि कल खत्म होने वाला है और तब बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए आज से हमें पानी की जो रिस्पेक्ट है वो देने की आवश्यकता है। तो ये जो चक्र है इसका समाधान कोई मुश्किल नहीं है, पर एफर्ट नहीं है। जब तक वो जज्बा पूरी तरह से हम में पैदा नहीं होगा तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। दोस्तों, हमारी नदियों को तो हमने खराब कर ही दिया है,
लेकिन पानी को इस तरह खराब करके हमारे सेहत पर कैसा असर होता है, ये हमें बताएंगे रवि अग्रवाल जी। मैं न्योता देता हूँ रवि जी को, प्लीज वो आए और हमें ज्वाइन करें। रवि जी टॉक्सिक्स लिंक इस संस्था के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने का रवि जी। मुझे बताइए कि अक्सर हमें लगता है कि शहरों में जो पानी हमारे नल में आता है वो काफ़ी साफ नज़र आता है हमें, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये आप हमें बताइए ज़रा। हमारा ये मानना है कि हमने जो फैक्ट्रियों को शहर से बाहर भेज दिया, यानी कि हमने शहर साफ़ कर दिया और प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे सब किसान भाई बैठे हैं, इनको मालूम है कि ज़्यादातर जो खेतों में पानी मिलता है वो आपको इंडस्ट्री से साफ़ करा हुआ पानी मिलता है, लेकिन इस पानी को हम पूरी तरह साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स और केमिकल्स हम नहीं निकाल पाते हैं। दुनिया में किसी देश को ये मालूम नहीं है कि इस पानी को कैसे साफ़ किया जाए। तो किस किस्म के केमिकल्स होते हैं इसमें? नदी में जो केमिकल गए, कीटनाशक जो दवाई निकली, वो 10% तो इस्तेमाल होती है, 90% वो पानी में जाती है। उसके अलावा हैवी मेटल्स कौन से? हैवी मेटल्स जैसे बैटरी बनाते हैं, जी जी जी, उनसे लेड निकलता है, कैडमियम निकलता है। तो ये सब पानी में जाता है और वो पानी को हम साफ़ करते हैं कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट से, लेकिन ये हैवी मेटल्स नहीं निकलते हैं। तो जो हमने रिसर्च करी उसमें इसी पानी की सिंचाई से सब्ज़ी जो उगी, उस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी मेटल्स पाए गए, जिसके बारे में पिछले 20-25 साल में ही ज़्यादा जानकारी मिली है कि इन केमिकल्स और इन हैवी मेटल्स से क्या असर होता है सेहत पर असर क्या असर होता है? ये अलग अलग, जैसे लेड है उसमें, तो लेड में तो बच्चों की IQ सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। या मर्करी का पोल्यूशन है, या मछली में मर्करी चला गया आपका, वो तो आपने मछली खा ली तो ओवर टाइम उसका आपका दिमाग का जो कंट्रोल सिस्टम है उस पर असर होना शुरू होता है। और माँ जो है, जो बच्चा उसके पेट में होता है, उस पर भी असर होता होगा। खास तौर से जो जैसे मर्करी है, माँ के बैरियर से जो बच्चा है उसके फ्लूइड में चला जाता है, या माँ जब दूध पिला रही है, क्योंकि ये ज़्यादा केमिकल्स हैं ये फैट में आते हैं और चर्बी से दूध बनता है, तो सबसे ज़्यादा जो उसका असर होता है वो छोटे बच्चे पे होता है। तो सेकंड जनरेशन, अगली पीढ़ी में इसका असर पाया गया है। तो ना सिर्फ हम अपनी नदियों को ख़राब कर रहे हैं, अपने पानी को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं। दिल्ली और बनारस में एक स्टडी करी थी, उसमें ये पाया गया कि 70% जो पालक पैदा होता है उसमें लेड की मात्रा इतनी है कि वो हमारे नियम के बाहर है, तो उसको अब खाएंगे तो असर होगा ही होगा। तो ये केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्रीज में से निकल कर आता है वो हमारी नदियों में जाता है जी। वो नदियों का पानी फिर हम अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं जी, और ये फिर हमारे खाने में आ जाती है। रवि जी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने ये बात आई, उनको पता चला है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। जी। तो ये किस तरह पोल्यूट करते हैं और क्या इसका माजरा है? जो आप केमिकल आपकी फैक्ट्री से निकला या आपने जो केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, उसको एक ठीक तरीके से डिस्पोज करने का तरीका बताया गया है नियम में, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। उस खर्चे को बचाने के लिए उसको गड्ढा करके कुएं में डाल देते हैं, गहरे कुएं में, डीप वेल इंजेक्शन जिसको कहते हैं। तो वो तो हमेशा के लिए आपका चला गया, आपका पूरा जो उसमें ग्राउंड वाटर है वो तो हमेशा करोड़ों साल से है वहाँ पर, उसको हम खराब कर रहे हैं। उसको हम खराब कर रहे हैं। करोड़ों साल से साफ पानी है धरती के नीचे, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर है जो एक जगह नहीं रहता, वो पूरे तालाब है ग्राउंड वाटर के। जैसे दिल्ली में ग्राउंड वाटर आप 40-50 किलोमीटर तक एक ही ग्राउंड वाटर का तालाब है, तो आपने अगर एक जगह गंदा कर दिया तो 40 किलोमीटर दूर से भी अगर पानी निकालेंगे पीने के लिए तो उसमें वो जहर घुला होगा वो वाला। ये तो बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक है और बिल्कुल गैर कानूनी, एक क्रिमिनल है मैं कहता हूँ। इसमें तो कोई बख्शना नहीं चाहिए जो ऐसे इंसान को करे। पानी में ही सब कुछ पनपता है, तो पानी खराब कर दिया तो आपने पानी पिया तो प्रॉब्लम, आपने खाया तो पानी में खाने खाया उसमें प्रॉब्लम, तो आप कहाँ बच के जाएंगे? तो ये तो आपने बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी से ज़्यादा अपने जो वजूद है उस पर आपने कुल्हाड़ी मार दी। बिल्कुल सही कहा आपने। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, जाहिर है कि हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन अब हमें इससे बाहर निकलना होगा और कुछ लोग हैं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे और देखेंगे।